Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। एसएससी, बैंक और रेलवे में जॉब पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना। और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे तो आपकी सफलता निश्चित है। हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी में। कैसे हो दोस्तों, सारे के सारे बढ़िया, शानदार? हाँ जी, ठीक है। सो गुड इवनिंग बोलना शुरू हो गया है, ज़्यादातर बच्चे शुरू हो गए यहाँ पे गुड इवनिंग बोलना। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। इम्पॉर्टेंट सेशन से मेरा मतलब है कि कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है वो रैंडम और मिसलेनियस क्वेश्चन मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आऊँगा क्लास के अंदर। उससे क्या होता है, आपकी एबिलिटी डेवलप होगी साहब, है ना। एक तो आपके अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप करने, इससे 2 फायदे होंगे। मेरी तरफ से एज ए टीचर जो है मैं आपके अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप करने में आपकी हेल्प कर पाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस और मिसलेनियस कॉन्सेप्ट को सीखने की जो आपकी जो एबिलिटी है वो भी आपकी डेवलप होगी। आप नई नई चीजों को सीखोगे, खुद से भी सीखोगे, मैं सिखाऊंगा और थोड़ा आप खुद से भी सीखोगे, है ना। सो आई टेक 4-5 जो है 4 to 5 जो है रैंडम सेंटेंसेस मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूं, और इन रैंडम सेंटेंसेस के थ्रू जो है हम 4-5 रैंडम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक तो हमारा चलेगा ही चलेगा ना। टॉपिक के अलावा भी हम 4-5 रैंडम कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, और इन रैंडम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू रैंडम कॉन्सेप्ट्स को जो कि थोड़े से डिफरेंट है, हमारे टॉपिक से अलग हटकर है, उनको डिस्कस करेंगे, राइट। सो मैं बढ़ रहा हूं आज के हमारे, अब इनको मैं कैसे कवर करूंगा उसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूं। ये जो 4-5 कोर्स जो है, सॉरी 4-5 कोर्स का, ये जो 4-5 जो रैंडम या मिसलेनियस जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं 4-5 सेंटेंस के थ्रू आप लोगों के सामने लूंगा ना। सो आई विल ब्रिंग 4 to 5 सेंटेंसेस, 4 से 5 सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, और आपको बेसिकली क्या करना है, इन 4-5 सेंटेंसेस को बेसिकली इनका आंसर देना है। फिर मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है आपको इनसे रिलेटेड इनका जो आंसर होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा ना। सो पहला जो सेंटेंस है वो है आप लोगों के सामने, पहला सेंटेंस आज का, ठीक है। पहला सेंटेंस हम लेने वाले हैं, यहाँ पे देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है ना। पहला सेंटेंस है आप लोगों के सामने, वी हैव रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ कंप्लेंट्स। वी हैव रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ कंप्लेंट्स। ये आज का हमारा पहला सेंटेंस है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जी, है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। पहला सेंटेंस आज का और बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है ना। चलो जी, डिस्कस करना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे क्या ये सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है ये आपके सही है। ये बात आपको बच्चों बतानी है, क्या ये सेंटेंस जो है वो बेसिकली आपके सही है। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? ठीक है। उमेश कुमार बोल रहे हैं सर इंग्लिश समझ नहीं आता है। बेटा धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा ना। कोई भी चीज जो है उसका अचानक से कोई रामबाण औषधि नहीं बनी कि आप जो है, मैं नहीं समझता कि कोई रामबाण औषधि बनी हुई कि आप 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आपको अचानक से समझ आ जाए चीजें। धीरे धीरे जब आप हम उस चीज के साथ में स्ट्रगल करते हो, उसके साथ में आप समझना शुरू करते हो, उसके साथ आप जूझते हो ना, किसी कॉन्सेप्ट के साथ में, किसी सब्जेक्ट के साथ में आप जूझते हो, तो धीरे धीरे जो है वो आपके दिमाग में सेटल होने लग जाता है, आपको सब कुछ समझ आने लग जाता है, ठीक है। सो आपके पास में सेंटेंस है, वी हैव रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है, करेक्ट। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं ग्रेट डील विद होगा,
है ना, a lot of होगा, ठीक है। अलग अलग बच्चे यहाँ पे अलग अलग बता रहे हैं ना, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हैव नहीं होगा। सो अलग अलग बच्चे यहाँ पे अलग अलग आंसर कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी मेरा आंसर करना यहाँ पे शुरू कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। सो बच्चों देखो, बेसिकली ये पहला आज का हमारा रैंडम कॉन्सेप्ट है और इसको हम देखना शुरू करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये छुपा हुआ आपके अ ग्रेट डील ऑफ पे, अ ग्रेट डील ऑफ का कॉन्सेप्ट है ना, और इसी से रिलेटेड हमने सेंटेंस यहाँ पे लिया है। अ ग्रेट डील ऑफ बच्चों आपके एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अपने बाद में कभी भी काउंटेबल नाउन नहीं ले सकता। ये एक एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर होता है और एक एडजेक्टिव का ऐसा स्ट्रक्चर होता है विच ऑलवेज टेक एन अनकाउंटेबल नाउन आफ्टर इट। इसके बाद में हमें केवल और केवल कौन सी नाउन का प्रयोग करना होता है? अनकाउंटेबल नाउन का। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, किसी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आता साहब। और काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? आपके संख्या। अनकाउंटेबल नाउन आपके किसको दिखाती है? मात्रा को दिखाती है, क्वांटिटी को दिखाती है ना। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है आपके ग्रेट डील ऑफ का, ये आपके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है और कभी भी ये नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आता है। सो दिस इज द रीजन हम जो है बेसिकली कभी भी इसके बाद में काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, नंबर के लिए नहीं आता, ठीक है। सो यही एक कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर ये सेंटेंस बना हुआ है बच्चों, है ना। सो काउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग हम नहीं करते, केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। और ये सेंटेंस जो है इसमें गड़बड़ कहां पर है? ये कंप्लेंट्स जो है वो गड़बड़ हो गया साहब, है ना। कंप्लेंट्स का प्रयोग जो है यहाँ पे जो है नहीं होना चाहिए, कोई अनकाउंटेबल नाउन आनी चाहिए थी, नहीं तो हम इस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ, इसको चेंज करेंगे। हमें बेसिकली क्या करना होगा? अ लॉट ऑफ कर सकते हैं हम, अ लॉट ऑफ कर सकते हैं, या फिर कुछ मैनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। इसको लार्ज नंबर ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। लार्ज नंबर ऑफ कर सकते हैं, लॉट ऑफ कर सकते हैं, मैनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। ये बेसिकली ऐसे एडजेक्टिव है जो इस कंप्लेंट्स के साथ में आ सकते हैं, लेकिन ये अ ग्रेट डील ऑफ जो है वो बेसिकली इस कंप्लेंट्स के साथ में नहीं आएगा। ये काउंटेबल नाउन है। अ ग्रेट डील ऑफ केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आ सकता है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो मैंने सेंटेंस बच्चों ये लिखा होता, वी हैव रिसीव्ड, देखना एक दूसरा सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, उसको देख करके बताएंगे। वी हैव रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बताओ अब सेंटेंस आपका कैसा होगा? चूंकि इंफॉर्मेशन आपके एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, ये इंफॉर्मेशन आपके कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। सो इसके साथ में इस अ ग्रेट डील ऑफ का प्रयोग पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से परफेक्ट है। सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो अ ग्रेट डील ऑफ विल ऑलवेज टेक एन अनकाउंटेबल नाउन आफ्टर इट, ठीक है। सो ये हमारा पहला सेंटेंस था और इस पहले सेंटेंस के साथ में हमने पहला रैंडम कॉन्सेप्ट यहां पे कवर करा बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे सेंटेंस की तरफ, जो कि बेसिकली आपके दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी, ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग she went to see us at the hotel. She went to see us at the hotel, ठीक है। The next morning she went to see us at the hotel. ये दूसरा सेंटेंस है हमारा आज का, और इसके साथ में, इस दूसरे सेंटेंस के साथ में हम दूसरे रैंडम या मिसलेनियस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर करेंगे बच्चों, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। टेंस को भी पढ़ेंगे आगे टेंस के भी अभी बहुत सारे हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, बट उससे पहले मैं 5 एक बहुत ही बेहतरीन रैंडम कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आऊं, जिसको हम डिस्कस करना यहाँ पे शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी तक आंसर नहीं आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेंट टू सी अस एट द होटल, है ना। चलो जी, अभी तक सही आंसर नहीं आया है। चलो, के साथ वेंट नहीं होगा, नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ वेंट नहीं होगा। चलो जी, है ना। चलो इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है और इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। अभी तक हमने आंसर रिसीव नहीं किया यहाँ पे। देखो बच्चों, एक बात सुनो, आपके ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है साहब, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है साहब, कोई भी पर्सन है साहब, ठीक है, अगर उसका मूवमेंट जो है, उसका मूवमेंट अगर वो मूव कर रहा है साहब, उसका मूवमेंट जो है वो बेसिकली अगर आपके फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की तरफ हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जानते हो ना आपके कौन सा होता है?
आई हो गया, वी हो गया। आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, यू आपके सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन जो मूव करने वाला है ये कौन से पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो साहब, कोई भी व्यक्ति जो है बेसिकली फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, कोई भी व्यक्ति। आई एम टॉकिंग अबाउट दी किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहा हूं, किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की तरफ मूव करता है तो इस मूवमेंट के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की तरफ मूव करने के लिए हम हमेशा कम वर्ब का प्रयोग करते हैं। वी ऑलवेज यूज द वर्ब कम, उसके लिए कभी भी गो वर्ब का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग शी केम टू सी अस एट द होटल, ठीक है। आई वॉज कमिंग टू मीट यू लास्ट नाइट, आई वॉज गोइंग टू मीट यू लास्ट नाइट नहीं होता, ठीक है। आई वॉज कमिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए लास्ट नाइट जो है वो तुमसे मिलने के लिए मैं आ रहा था। किसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है? आई का मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है? यू की तरफ हो रहा है। यू क्या है? आपके सेकंड पर्सन है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि शी का मूवमेंट जो है वो किसकी तरफ है? शी किसकी तरफ मूव कर रही है? ये शी जो है इसका मूवमेंट जो है वो बेसिकली आपके अस की तरफ है, और ये अस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बच्चों ध्यान रखो, जब भी आप मूवमेंट कर रहे हो फर्स्ट पर्सन की तरफ या फिर सेकंड पर्सन की तरफ या फर्स्ट पर्सन की तरफ आप जाओगे, उनकी तरफ मूव करोगे, तो हमेशा आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? कम का प्रयोग करोगे। यहां पे कम की सेकंड फॉर्म केम का प्रयोग करेंगे हम, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना, ग्रामर का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। और मैं बता रहा हूं बच्चों, ये आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, है ना, ध्यान रखो इस बात को, किसी किताब में कहीं मिलने वाले नहीं है। और इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट्स पे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर मैं बातें पूछ रहा हूं बच्चों, है ना, ध्यान रखो, नहीं तो मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा होता उल्टी पुल्टी चीजें, ध्यान रखो इस बात का ना। सो एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने यहां पे डिस्कस किया। बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं ना। मैंने क्या बोला? रैंडम कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। रैंडम कॉन्सेप्ट को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके जो है बेसिकली रैंडम सेंटेंस के साथ में, ठीक है, जो कि बहुत बेहतरीन है, एग्जाम में आए हुए हैं सब, ठीक है। हाँ जी, तीसरा सेंटेंस देखता हूं मैं क्या आप लोगों के सामने। तीसरा सेंटेंस है बच्चों आपके, एज इट वॉज रेनिंग, चूंकि रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी, एज इट वॉज रेनिंग, वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर, वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर, हमने इंडोर रहने का जो है बेसिकली डिसाइड करा। ये तीसरा सेंटेंस है, और इस तीसरे सेंटेंस के साथ में हम तीसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे जी, है ना, ठीक है। तो बच्चों बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना, फिर से देखते हैं क्या होने वाला है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत कुछ सिखाएगा हमें। एज इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर, ठीक है, बताओ जी, है ना, ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर किया है यहाँ पे, चलो जी, बहुत परफेक्ट आंसर किया है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ जी। एक बच्चे का यहाँ पे सही आंसर आ गया है, जिसका नाम है कैलाश सोलंकी, है ना, और इसने बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया। इस बच्चे ने क्या आंसर किया? कैलाश सोलंकी ने, इस बच्चे ने लिखा है कि सर यहाँ पे इंडोर नहीं आएगा, यहाँ पे इंडोर नहीं आएगा, यहाँ पे इंडोर्स आएगा, ठीक है, और इसने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमें इंडोर का प्रयोग नहीं करना, हमें इंडोर्स का प्रयोग करना है। क्यों करना है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, हाँ जी, क्यों करना है हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं जी, है ना, क्यों करना है हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं जी, है ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपके सामने दो वर्ड है, इंडोर, और पहला वर्ड आपके सामने इंडोर है और दूसरा वर्ड आपके सामने क्या है? इंडोर्स है, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, कि ये इंडोर जो है वो आपके एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। सब आपने बचपन आपने सुना होगा, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम। सो ये स्टेडियम जो है वो बेसिकली आपके नाउन है, और ये इंडोर जो है अकेला बिना एस के जो है बेसिकली किसकी तरह इस्तेमाल होता है? एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है ना। और जब इसमें हम एस लगाते हैं तो ये किसकी तरह इस्तेमाल हो जाता है? आपके एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो जाता है बच्चों, है ना। और यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि अगर इंडोर, यहां पे आपके पहले क्या लिखा हुआ था? इंडोर लिखा हुआ था। अगर आपने इंडोर का प्रयोग किया है तो ये एक एडजेक्टिव है, और इसके बाद में हमें कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ेगा। अगर हम इंडोर को लिख रहे हैं तो एक एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को ये किसको क्वालिफाई कर रहा है?
ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, उस नाउन को सेंटेंस में मेंशन करना पड़ेगा। आपने उस नाउन को सेंटेंस में मेंशन नहीं करा तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा बच्चों। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ना। सो बेसिकली हमें क्या करना था, चूंकि यहाँ पे कोई नाउन था नहीं तो हम इस इंडोर को ही नाउन की फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि कौन सी होती है आपके, इंडोर्स होती है बच्चों, है ना। सो ये तीसरा आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इन तीनों कॉन्सेप्ट को सीख करके, है ना। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, इंदौर नहीं इंडोर्स, है ना। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ना, बिल्कुल परफेक्ट, है ना। बढ़ते हैं हमारे चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ, और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, ना। चौथा रैंडम कॉन्सेप्ट है, चौथे सेंटेंस के थ्रू जो है हम इसे कवर करेंगे, उसके बाद में हम वापस टेंस की तरफ बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चौथा कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं बच्चों, है ना। चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, वी लाइक टू pass our time near sea, right? We like to pass our time near sea, है ना। हम समुद्र, we like to pass our time नहीं, सॉरी, है ना, we like to pass our holidays near the sea। जो समुद्र होता है उसके पास में हम हमारा हॉलीडेज जो है वो पास करना पसंद करते हैं जी। ये सेंटेंस मैंने लिखा है साहब आप लोगों के सामने, वी लाइक टू पास आवर हॉलीडेज नियर दी सी, है ना। सो बेसिकली सेंटेंस आपके क्या है यहाँ पे, सेंटेंस देखेंगे जी यहाँ पे, है ना। सेंटेंस आपके क्या हुआ कि हम जो है हमारा हॉलीडे कहाँ पास करना पसंद करते हैं, समुद्र के पास में पास करना पसंद करते हैं। ठीक है, हाँ जी, लता भदौरिया, शाबाश, बहादुरिया, लता बहादुरिया, टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, ठीक है, शिजुका। काफी बच्चों ने यहाँ पे देखो, ये इजी है थोड़ा सा ना, बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। स्पेंड पास नहीं होगा, शाबाश। प्रियंका, ये देखो बच्चे बहुत सही आंसर कर रहे हैं। प्रियंका कुमारी हो गया, काफी बच्चे यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बच्चे कुछ अलग अलग आंसर कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर बच्चे हैं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दे दिया, है ना। 90% बच्चों के, 80-90% बच्चों के यहाँ पे सही आंसर है। और वो सही आंसर क्या है कि हमें यहाँ पे पास का प्रयोग नहीं करना। वी लाइक टू पास नहीं, वी लाइक टू स्पेंड। समझ आई बात। देखो बच्चों, अपने हॉलीडेज को हम जो है कभी भी पास नहीं करते। पास का मतलब होता है समय व्यतीत करना, कुछ काम धाम नहीं है, मतलब जबरदस्ती जो है आपका, आप जो है बेसिकली आपका मूड खराब हो रहा है या फिर आप कहीं बैठे हो टाइम पास कर रहे हो, उस सेंस में हम पास का प्रयोग करते हैं। हॉलीडेज हो गया, किसी होटल में किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर हॉलीडे के बारे में बात करें, हॉलीडेज पे या किसी पर्टिकुलर जगह पे हम टाइम को पास नहीं करते हैं, टाइम को स्पेंड करते हैं ना। तो उसके लिए हम बेसिकली कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्पेंड का, ना। सो वी लाइक टू स्पेंड आवर हॉलीडेज नियर द सी, समुद्र के पास में हमें अपने हॉलीडेज को स्पेंड करना जो है वो बेसिकली पसंद है जी। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है जी, समझ आई बात। सो एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट, रैंडम कॉन्सेप्ट जो है पसंद आए होंगे बच्चों। ठीक है, अब हम बात करना शुरू कर रहे हैं बच्चों, चारों कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आए होंगे ना। अब बात हम वापस से शुरू कर रहे हैं हमारे टाइम एंड टेंस के बारे में, है ना। सो बच्चों, मैंने टाइम एंड टेंस के बारे में आपको लास्ट क्लास में, जब मैं आपसे टाइम और टेंस जो है वो जब लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली टेंस आपके वर्ब की फॉर्म होती है, जो कि बेसिकली क्या करती है, 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है ना। टाइम के 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है। टाइम के ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं, ये बेसिकली आपके कौन से होते हैं, ये टाइम के 3 पॉइंट्स होते हैं, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हम जो है बेसिकली जब टेंस पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम 2 बातों को डिस्कस करते हैं, 2 बातों को हम ध्यान में रखते हैं। एक तो हम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं, हमें टेंस का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें करेक्शन सीखना होता है कि जो एरर के क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, करेक्शन जो है हम कैसे सीखे साहब। इन 2 बातों को हम यहाँ पे सीखते हैं जी, है ना। सो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात करना शुरू करते हैं बच्चों। सो बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वर्ब की जो फॉर्म होती है वो बेसिकली टाइम के 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है साहब। ये टाइम के 3 पॉइंट कौन कौन से हैं आपके, प्रेजेंट हो गया, ठीक है, पास्ट हो गया और आपके फ्यूचर हो गया। ये टाइम के 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स हैं आपके टाइम के, जिनको रिप्रेजेंट करने का या फिर जिनको रेफर करने का काम आपकी बेसिकली कौन करता है, वर्ब की फॉर्म करती है जी। ठीक है, अब ये जो वर्ब की फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की जो फॉर्म होती है वो रेफर करती है इनको सब, इनको रेफर करने का काम करती है। ठीक है, अब बच्चों ये जो वर्ब की फॉर्म है ना,
ये बेसिकली ये अपने आप में एक एक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है जी, है ना। इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, इट रिप्रेजेंट्स, ये बेसिकली करती क्या है, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज वेल, ये एक एक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। समझ आई बात। ये वर्ब की फॉर्म जो है वो बेसिकली आपके टाइम के 3 पॉइंट्स को रिफर करेगी जी, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये वर्ब की फॉर्म जो है वो टाइम के 3 पॉइंट्स को रिफर करती है। इसके अलावा ये बेसिकली करती क्या है, ये किसी एक्शन को भी प्रेजेंट करती है। और ये जो एक्शन होता है ना बच्चों, इसकी बेसिकली आपके कितनी स्टेट होती है, 4 स्टेट होती है। इस एक्शन की बेसिकली आपके 4 स्टेट होती है ना। इस एक्शन की बेसिकली कितनी स्टेट होती है, 4 स्टेट्स होती है, 4 स्टेट ऑफ दिस एक्शन, ठीक है। यानी कि इस एक्शन की आपकी कितनी स्टेट होती है, 4 स्टेट होती है। और इन स्टेट को हम बेसिकली क्या नाम दे देते हैं, इन स्टेट को हम नाम दे देते हैं आपके इंडेफिनेट, राइट, इंडेफिनेट नाम दे देते हैं। फिर हम नाम दे देते हैं आपके कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर हम नाम देते हैं आपके परफेक्ट, और फिर हम नाम देते हैं आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये जो बेसिकली जो वर्ब की जो फॉर्म होती है बेसिकली 4 स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। प्रेजेंट्स 4 स्टेट एज वेल, ये 4 स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। और ये 4 स्टेट कौन कौन सी आपके, ये 4 स्टेट है आपके इंडेफिनेट, ठीक है, इंडेफिनेट हो गया, दूसरा आपके कंटिन्यूअस हो गया, तीसरा आपके परफेक्ट हो गया, और चौथा आपके क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये 4 स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है सब आपके, राइट। परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, 4 स्टेट हो गई साहब, है ना। सो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टेंसेस की, तो टोटल नंबर ऑफ टेंसेस क्या हो गया साहब आपके, वर्ब की 3 फॉर्म, वर्ब की जो फॉर्म होती है वो बेसिकली इन 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 3 तो पॉइंट प्लस ये वर्ब की फॉर्म जो 4 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 4 स्टेट, ये 3 पॉइंट प्लस ये 4 स्टेट वर्ब की, ये मिलकर के आपके टोटल नंबर ऑफ टेंस बनाते हैं। यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने हुए, 12 हुए बच्चों, है ना। टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने हुए आपके, 12 हुए। बात समझ रहे हो क्या, अरे बात समझ रहे हो क्या, मेरी क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को, कि ये वर्ब की 3 पॉइंट्स जो कि आपके टाइम को रिफर कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्लस वर्ब की 4 स्टेट कौन कौन सी आपके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये मिलकर के आपके टोटल नंबर ऑफ टेंस बनाते हैं, जो कि आपके कितने, जो कि आपके कौन से होते हैं, 12 होते हैं जी, है ना। अब एक एक करके हम इन चारों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट के, मतलब प्रेजेंट के भी आपके 4 हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी 4 हो गए, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के भी 4 हो गए ना। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रेजेंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर पास्ट को डिस्कस कर लेते हैं, और फिर फ्यूचर को डिस्कस कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आपके प्रेजेंट टेंस के ऊपर, राइट। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर, है ना। प्रेजेंट टेंस के ऊपर बात करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में आपके सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। पहला कौन सा आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट के ऊपर बात करना शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फटाफट से इसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जल्दी से डिस्कस करेंगे जी, है ना। ठीक है जी, है ना। हाँ बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, ये क्या लिख रहा है अंशुमान राव, हाँ भाई समझ गए साहब क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो सब आपके, ठीक है। हाँ जी। सो बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चों आप लोगों के सामने। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने से पहले हम एक सेंटेंस के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं जी, है ना। देखो बच्चों, वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस जो है वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हम जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के अंदर हमारे लिए 2 सेंटेंस के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक हम पहला जो सेंटेंस का टाइप है उसे हम बोलते हैं आपके असर्टिव, और दूसरा होता है आपके इंटेरोगेटिव, राइट। असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये 2 जो टाइप है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस को जब हम हमारी रोजाना की बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिकली आपके स्पेशली इन 2 के रूप में ही हम इस्तेमाल करते हैं। या तो सेंटेंस असर्टिव होता है या आपके इंटेरोगेटिव होता है। 90% सेंटेंस जो है जो हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, 90% हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो या तो असर्टिव होते हैं या फिर इंटेरोगेटिव होते हैं, राइट। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस है बच्चों, इसके 2 टाइप है साहब। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, एक तो कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा कौन सा हो गया आपके, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपके 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक तो होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप। ये यस नो टाइप जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये ऐसे सेंटेंस हैं जो बेसिकली किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना। स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब,
स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, जो किससे स्टार्ट होते हैं आपके, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरे जो टाइप होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, वो बेसिकली आपके होते हैं WH टाइप, WH टाइप होते हैं। और ये किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद WH वर्ड्स, ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं जी, है ना, ठीक है। अब बच्चों बेसिकली इंटरोगेटिव वर्ड्स को मैं डिटेल में लूंगा, अलग से लूंगा, इंटरोगेटिव वर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। हम जो प्रत्येक टेंस में जो 4 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, वो बेसिकली आपके इनको रिप्रेजेंट करेंगे जी, अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को, और ये जो यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जो कि अपने आप में नेगेटिव और जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं साहब। अगर पॉजिटिव होता है तो हम उसे इंटरोगेटिव बोल देते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो हम उसे इंटरोनेगेटिव बोलते हैं जी, है ना। सो बेसिकली हम इन 3 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, और दूसरा यस नो टाइप के सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, जो कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो सकते हैं जी, है ना। ये 4 हो गए टोटल, यस नो के अंदर 2 हो गए और अफर्मेटिव नेगेटिव 2 हो गए सब, है ना। इन 4 टाइप के जो सेंटेंसेस जो है वो हम एक प्रत्येक टेंस के अंदर जो है हम उनको डिस्कशन करते हैं और उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं जी बच्चों। यहां तक की बात आप लोगों को समझ आई क्या बच्चों, यहां तक की बात समझ आई क्या, ठीक है। हाँ जी, अरे देख लेना इंटरनेट पे, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन यू कैन फिल आउट ऑल द टेस्ट। कैन आई फिल मोर देन 1 पोस्ट इन RRB? ओके जी, सो दीज गाइज आर चैटिंग, ओके चैट है ना। सो बेसिकली 4 टाइप के आपके सेंटेंसेस हो गए जिनको हम प्रत्येक टेंस में डिस्कस करते हैं, प्रत्येक टेंस में समझने की कोशिश करते हैं जी। उनके ऊपर हमने बात कर ली और आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर है उनको हम प्रत्येक टेंस में डिस्कस करते हैं, है ना। मैंने बोला आपको असर्टिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया और इंटरोनेगेटिव हो गया जी, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन चारों के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है साहब। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं या फिर इंटरोनेगेटिव भी बोल सकते हैं, चारों के, ठीक है। चारों के जो है स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। इंपरेटिव टेंस कुछ नहीं होता, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। मैंने बोला ना 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं आपके, इंपरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। ये हाँ, शुभम गोयल यार क्या कर रहा है शुभम यार, इधर आ जाओ, ठीक है। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बट अपना पैट्रियोटिज्म है ना बच्चों, अपने दिल में रखना चाहिए, है ना। और आई थिंक हर प्लेटफॉर्म जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे हर समय हम जो है जबरदस्ती पैट्रियोटिज्म नहीं दिखा सकते दोस्तों, है ना। सो पाकिस्तान तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता इस देश के लिए, वो पता है देश में टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मुर्दाबाद था, है और रहेगा, ठीक है। खुश हो जाओ, आ जाओ, ठीक है। 4 टाइप के सेंटेंस हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कैसा होता है। सब्जेक्ट आपके नजर आती है हमें सबसे पहले। किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो सबसे बेसिक चीजें होती है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों। जरूरी नहीं है कि उस वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट आपके हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट आपके नहीं भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट नजर आएगा, उसके बाद में आपके वर्ब नजर आएगी और उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट नजर आएगा, राइट। अब ये सब्जेक्ट जो है ना बच्चों, ये आपके 2 टाइप का हो सकता है, राइट। ये आपके या तो सिंगुलर हो या फिर आपके क्या हो, ये प्लूरल हो। 2 टाइप का सब्जेक्ट हो सकता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं, आपके एस या ईएस ऐड कर देते जी, ठीक है। और अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है बेसिकली ऐसे कैसे रखते हैं, ये बेस फॉर्म होती है। ध्यान रखो बच्चों, कल हमने वर्ब की फॉर्म के बारे में बात किया था आप लोगों से, हम वर्ब की फॉर्म के बारे में बात किया था। और क्या बात किया था आप लोगों से, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बेसिकली कैसी फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है। और ये बेस फॉर्म हमेशा कैसी होती है, आपकी प्लूरल होती है जी। इस बेस फॉर्म के अंदर अगर हम क्या ऐड कर दें, एस या ईएस ऐड कर दें, तो ये बेसिकली कैसी हो जाती है, आपके सिंगुलर हो जाती है। ये बात हमने कल डिस्कस की थी, वही बात मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है साहब। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जी, है ना। ध्यान रखो बच्चों की जो टेंस होते हैं उन टेंस के अंदर हम बेसिकली टेंस के स्ट्रक्चर बनाने में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं जी। और ये हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आती है, एक मेन वर्ब से पहले आती है ना। सो ध्यान रखो बच्चों, टेंस के स्ट्रक्चर्स बनाने में
टेंस के स्ट्रक्चर बनाने में मेन वर्ब से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब बनती किससे है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से बनती है, जो कि आपके बी, डू और हैव होती है ना। सो बी, डू और हैव आपके कैसी वर्ब है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ये बेसिकली किसकी तरह काम करती है? आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है, लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है कि ये मेन वर्ब की तरह काम करे। मेन वर्ब से पहले बी, डू, हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके हम टेंस के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जी। बात समझ आई आपके? सो हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे डू और डज की। डू और डज का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो। ध्यान रखो बच्चों कि जब भी आपके डू, डज या डिड आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगी, डू की फॉर्म्स, डू की हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल होगी तो वो हमेशा अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेगी। इस कॉन्सेप्ट को तुम ध्यान में रख लो। मैंने क्या बोला कि डू जो है, ठीक है, डू बेसिकली से हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं साहब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है, सो ये हमेशा अपने बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना। इट विल ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू की कोई सी भी फॉर्म ले लो, चाहे आप डू ले लो, चाहे आप डज ले लो, चाहे आप डिड ले लो, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब की जो फॉर्म होती है डू की, इट विल ऑलवेज टेक द बेस फॉर्म जी। और बेस फॉर्म आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जी, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। इसका प्रयोग करेगी, ये एक परमानेंट कॉन्सेप्ट है, इसका आप ध्यान रख लेना ना। कई बार सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है बच्चों, है ना, ध्यान रखना है इस बात का। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जी, है ना। उसके बाद में हम बात करें डू डज, है ना, सॉरी यहाँ पे नॉट लगाना भूल गया मैं। सेंटेंस आपके नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अगर आता है तो, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट आए। अब बात करें हम बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस की। मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बेसिकली जिनके बारे में हम बात करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो है वो बेसिकली आपके यस नो टाइप का होता है, दूसरा आपके डब्ल्यूएस टाइप होता है जी, है ना। अब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ये जो यस नो टाइप वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये बेसिकली किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आप लोगों को यह भी बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जिस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है? डू और डज। डू और डज जो है वो बेसिकली आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है जी, है ना। सो बेसिकली जब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं किसकी मदद से बनाऊंगा? इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाऊंगा जी, है ना। इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से जो है बेसिकली हम जो है बेसिकली आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जी, इस बात का ध्यान रखना। अब डू और डज में क्या डिफरेंस है बच्चों? डज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हल्का सा डिफरेंस है। डज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और डू का प्रयोग जो है बच्चों वो हम कैसे सब्जेक्ट के लिए करते हैं? वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। बेसिक बातें हैं, एकदम बेसिक बातें हैं जी। आपको बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये बातें आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा, और अगर थोड़ा बहुत आपको आता है तब भी आपको कुछ ऐसी बातें मैं सिखाऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी सीख के, है ना। मिक्सचर है जी, मिक्सचर है, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी सिखाता जाऊंगा और बेसिक बातें भी चलती रहेगी, दोनों बातें आपके साथ साथ चलती रहेगी जी बच्चों, ठीक है। सो हमने बात कर ली आपके डू डज के बारे में। डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इनसे बनाएंगे जी, ठीक है। और ये आंसर कैसे करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस? ये जो आंसर करते हैं ये आंसर आपके यस और नो होता है जी। जब हम WH वर्ड से बने किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो वो पूरा आंसर जो है सेंटेंस होता है जी, पूरा आंसर सेंटेंस होता है। कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आता है ना, कोई नाउन निकल के आता है, कोई एडजेक्टिव निकल के आता है, कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आता है। अगर एक वर्ड में बोलेंगे तो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट होगा, नहीं तो हम पूरा सेंटेंस ही बोलेंगे जी, पूरा सेंटेंस रिप्रेजेंट होता है। मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, आप आंसर क्या करोगे? माय नेम इज राम, पूरा सेंटेंस आंसर आया। लेकिन इनके आंसर में जब ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इनके आंसर में हम देखते हैं कि हमें या तो यस बोल दो या तो नो बोल दो। यस और नो बोलने से आपका जो है बेसिकली आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, डज शी प्ले क्रिकेट। मैंने एक नॉर्मल सा सेंटेंस आप लोगों के सामने बोला जी, डज शी प्ले क्रिकेट। ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है जी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इनको हम यस नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आंसर आप जब दोगे, इसका आप आंसर करोगे तो आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। आप केवल यस बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो? नो बोल सकते हो। यस नो बोलने से इनका कंप्लीट आंसर मिल जाता है। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? यस नो वाले
क्वेश्चन बोलते हैं जी। समझ आई बात? ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बात समझ आ रही है क्या आप लोगों के सामने? बात समझ आ रही है आप लोगों के सामने? बात समझ आ रही है क्या? बहुत ही छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने कर रहे हैं जी, है ना। सो हम देखते हैं डू डज डिड जो है वो उनका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसा होगा। हमने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, डू आएगा, फिर डज, डू या डज में से कोई एक आएगा। डिपेंड किस पे करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगा देंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं, फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अवेलेबल है तो। एंड में क्वेश्चन मार्क आपको नजर आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट। चूंकि नेगेटिव है ये स्ट्रक्चर तो इसमें नॉट का प्रयोग होगा जी, ठीक है। नॉट का प्रयोग करेगा होगा, और आप लोगों को पता है कि सेंटेंस में हमेशा हम डू डज का प्रयोग करने पे केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये 4 हैं बच्चों आप लोगों के सामने, जो कि कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करने वाले बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने ले लेता हूं, ठीक है, और जिससे कि और ज्यादा आसानी होगी इसको समझने में। यहां तक का हमने पार्ट डिस्कस कर लिया जी, है ना। मैंने सेंटेंस आप लोगों के सामने लिया, कोई भी सेंटेंस ले लिया, ही डज नॉट गो टू मार्केट। सब्जेक्ट के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत ज्यादा। ही डज नॉट गो टू मार्केट। हमने किसका प्रयोग किया? हमने डज का प्रयोग करा। अगर हमने वी का प्रयोग किया होता तो हम यहाँ पे डू लाते, वी डू नॉट गो टू मार्केट। बड़े इजी से सेंटेंस है, बच्चों वाले सेंटेंस है, हम सबको पता है साहब, है ना। काफी एडवांस लेवल की बातें हम कर चुके हैं, तो जब टेंस में ये बातें कर रहे हैं तो बड़ी कुछ बच्चों को बड़ी अजीब भी लगेगी, बहुत ही ईजी लगेगी, है ना। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा में डू का यूज हो सकता है, डू डज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में हो सकता है एम्फेसाइज करने के लिए, है ना, ठीक है। वर्ब के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं साहब, ठीक है। अब बच्चों मैंने आप लोगों को अब यही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं जी। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डू डज और डिड का प्रयोग हमेशा बेसिकली 2 तरीके के सेंटेंस में होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते जी हम, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर आपने देखे, स्ट्रक्चर में आपने देखा कि डू और डज का प्रयोग जो है वो आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हो रहा था जी, अफर्मेटिव में नहीं हो रहा था, ठीक है। सो अफर्मेटिव में हमने देखा डू और डज जो था वो नहीं था जी, वो नहीं था। जब भी जैसे ही सेंटेंस आपके नेगेटिव या इंटरोगेटिव हुआ, आपके डू डज का प्रयोग हो गया जी, राइट। नेगेटिव होते ही डू और डज का प्रयोग हो गया जी, हो गया साहब। ये बात आप लोगों ने अभी भी देखी। तो क्या कोई ऐसा केस है जहां पर मैं अफर्मेटिव में भी डू और डज का प्रयोग कर सकता हूं या फिर डिड का प्रयोग कर सकता हूं जी? डिड के बारे में बात आपके पास्ट इंडेफिनिट में और हो जाएगी साहब। हाँ, क्या कोई ऐसा केस है? हाँ जी, ठीक है जी, है ना, ध्यान रखेंगे ना। सो क्या कोई ऐसा केस है, क्या कोई ऐसा केस है जहां पर हम डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं जी? तो उस केस को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, उस केस को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। देखते हैं वो कौन सा केस है जी, है ना, उस केस को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो बच्चों, डू डज कॉन्सेप्ट आपके ये कहता है डू डज डिड। डिड भी जो है आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होती है, ठीक है। टेंस आपके पास इंडेफिनिट होता जी। डू डज डिड कैन बी यूज्ड in affirmative sentence to emphasize, केवल एक ही केस में हम यूज कर सकते हैं, to emphasize on the main verb। ये लो जी, एक केस ऐसा होता है साहब आपके, एक केस ऐसा होता है जहां पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं। और वो केस क्या होता है? जब हमें एम्फेसाइज करना हो, किसके ऊपर एम्फेसाइज करना हो? मेन वर्ब के ऊपर एम्फेसाइज करना हो, ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा आई लाइक हिम। सिंपल सा सेंटेंस ले लिया, ठीक है। आई लाइक हिम। मैंने बात बोल दी कि मैं लाइक करता हूं, हमारे निखिल सर को मैं बहुत लाइक करता हूं, बहुत अच्छे इंसान है, आई लाइक हिम, ठीक है। लेकिन आप लोग ये बात मानने को तैयार नहीं हो साहब, आप लोग एक बात मानने को तैयार नहीं हो कि मैं जो है वो निखिल सर को लाइक करता हूं, ठीक है। आप बोलते नहीं सर, आप कहां लाइक करते हो सर, आप तो लाइक ही नहीं करते, आप तो जो है नहीं, आपके चेहरे से नहीं लगता कि सर आप निखिल सर को लाइक करते होंगे। अरे भाई मैं करता हूं लाइक, है ना। अब मुझे ये बात आप लोगों को समझानी है। मैं एक बार ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मैं उनको लाइक करता हूं, लेकिन आप बात मान नहीं रहे हो।
तो मैं क्या करूंगा, मेरी बात क्या है साहब, लाइक करने वाली, इस लाइक करने वाली बात पे, इस लाइक करने वाली वर्ब पे मुझे एम्फेसाइज करना है, जोर डालना है। बोला नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं उन्हें लाइक करता ही हूं। तो मैं इस पे एम्फेसाइज करने के लिए किसका प्रयोग कर लूं जी, आई डू लाइक हिम, आई डू लाइक हिम। अरे मैं करता हूं लाइक यार, तुम ऐसे मत सोचो कि मैं उसे लाइक नहीं करता, आई डू लाइक हिम, मैं लाइक करता हूं, लेकिन तुम लोग उसे गलत समझ रहे हो जी। सो मैंने बेसिकली क्या कर दिया जी, इस लाइक के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए इस डू का प्रयोग कर दिया। सो इकलौता केस क्या है, द ओनली एक्सेप्शन बोल दो, इकलौता केस बोल दो जहां पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं जी, आपके डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, जब हमें बेसिकली एम्फेसाइज करना हो। किसके ऊपर एम्फेसाइज करना हो, हमें वर्ब के ऊपर एम्फेसाइज करना हो बच्चों, ठीक है। ध्यान रखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर्स जो है बच्चों मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आपसे डिटेल में, स्ट्रक्चर्स जो है थोड़ा सा आप लोगों को भी पढ़ के आना पड़ेगा ना। मैं ओवरऑल एक जिस तरीके से आज स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, ये बेसिकली पूरे डिटेल में सारे स्ट्रक्चर्स को नहीं कर पाऊंगा। मैं एक ओवरऑल समरी आप लोगों के सामने दूंगा, एक टेबल में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा स्ट्रक्चर की, है ना। बट पहली क्लास थी टेंस के बारे में, स्ट्रक्चर की पहली क्लास थी, तो थोड़ा सा डिटेल में इन सब चीजों के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट था। तो कल वो टेबल मैं आप लोगों के सामने लेके आ जाऊंगा ना। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं, वो आप लोगों के सामने है यूजेस। पहला हमने स्ट्रक्चर के ऊपर बात करी, स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, डू डज का प्रयोग किस तरीके से होता है, कौन सा सेंटेंस होता है, किस तरीके का सेंटेंस नहीं होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजेस, है ना, कि कहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं टेंस का। यूजेस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी, है ना। यूजेस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। बात समझने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है जी, है ना, ठीक है। मैंने इस सेंटेंस एक और सेंटेंस लिखा, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है, हाँ जी, राइजिंग इन द ईस्ट, है ना। मैंने 2-3 तरीके के सेंटेंसेस दो सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखे हैं जी। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है, हाँ जी, इधर देखो, हाँ जी, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ये देखो 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इन 2 सेंटेंस को आप यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्या ये सेंटेंसेस सही है, क्या ये सेंटेंसेस सही है, इसको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या चल रहा है, घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है बच्चों। यूजेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं जी। यूजेस क्या होता है जी, है ना। देखो बच्चों, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इंडेफिनिट टेंस जो होता है, कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फिर आपके फ्यूचर इंडेफिनिट हो। इंडेफिनिट टेंस की बात बच्चों जब हम करते हैं, तो इंडेफिनिट टेंस कैसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके परमानेंट है, राइट। एक परमानेंट एक्शन है, जो परमानेंट एक्शन है, मतलब कहने का मतलब है ये एक्शन जो है बेसिकली आपके परमानेंट एक्शन है ना। पूरी बात हम लिखते हैं यहाँ पे, इंडेफिनिट टेंस आपके ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के बारे में, ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके परमानेंट एक्शन है साहब, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। इंडेफिनिट टेंस जो है वो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके परमानेंट है, ठीक है। अच्छा, ये बात किसकी हो रही है, इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहा हूं जी, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, मैं सारे इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। इंडेफिनिट आपके परमानेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आपके एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके टेम्परेरी है साहब, टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन के लिए हम कौन से एक्शन का प्रयोग करते हैं, टेम्परेरी एक्शन के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का। समझ आई बात, सिंपल कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी आपके 2 हैं,
ठीक है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है और एक सिंपल कंटिन्यूअस है। अब सिंपल कंटिन्यूअस आपके कैसे एक्शन के लिए यूज होता है? टेम्परेरी एक्शन के लिए। और इंडेफिनिट टेंस आपके कैसे एक्शन के लिए यूज होता है? परमानेंट एक्शन के लिए ना। अब बच्चों देखो, ये यहां पे यूजेस का यूजेस हम क्यों पढ़ते हैं? यूजेस पढ़ना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूजेस पढ़ते हैं तो हम ये पता कर पाते हैं कि कौन सा टेंस किस तरीके के एक्शन में यूज होता है जी। अब हमें पता चल गया कि परमानेंट एक्शन हो तो आपके कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट। और अगर टेम्परेरी हो तो कौन सा टेंस होगा? आपके कंटिन्यूअस। तो हम इजीली इन दोनों सेंटेंस में हुई गड़बड़ को पता कर सकते हैं जी, है ना, इजीली पता कर सकते हैं। हमने देखा कि इस पहला सेंटेंस जो है इसमें माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक नहीं करना है, हमें क्या करना है? वर्क करना है। माय फादर वर्क्स। क्यों? अरे भाई पिताजी 2 दिन के लिए काम करेंगे क्या बैंक में? अरे परमानेंट काम करेंगे? 2 दिन काम करेंगे, 1 दिन काम करेंगे, फिर 10 साल छोड़ देंगे, ऐसा होता है क्या? अगर किसी जगह आप जॉब करते हो, आपका काम है, आप बैंक में या किसी भी जगह आप अपने प्रोफेशन को डिफाइन कर रहे हो, तो वो एक परमानेंट एक्शन है जी, वो परमानेंट काम है। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक। और आपका भाई पढ़ रहा है, 2 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देगा क्या? जनरली आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके पढ़ने को, तो पढ़ने को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि उसका जो एक्शन है पढ़ने का वो परमानेंट है। अभी फिलहाल जो है ये एक्शन, ये एक्टिविटी जो है गोइंग ऑन चल रही है, चलती रहेगी। क्या ये टेम्परेरी पढ़ेगा 1 दिन के लिए? अरे भाई 1 दिन के पढ़ने के बारे में बात कर रहे हो क्या? या 1 दिन बैंक में काम करने की बात कर रहे हो क्या? अब यहां पे ऐसे लॉजिक मत लगाना उल्टे पुल्टे कि सर क्या पता पढ़ाई छोड़ दे तो, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए तो, क्या पता सर मेरे पिताजी की दूसरी नौकरी लग जाए तो। बात हो रही है एक जनरल स्टेटमेंट की, है ना। यहां पे बेसिकली सडन जो आपकी जिंदगी में, आपकी डेली लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही, बात एक जनरल स्टेटमेंट की हो रही है। जनरल स्टेटमेंट जो है जब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली बैंक में काम करना एक परमानेंट एक्शन है, पढ़ाई करना आपके एक परमानेंट एक्शन है साहब। सो टेंस भी आपके कौन सा होगा? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा जी। दूसरा सेंटेंस देख लो भाई, सन का जो है राइज करना ईस्ट के अंदर, ये कोई आपके कंटिन्यूअस एक्शन है या परमानेंट एक्शन है? परमानेंट एक्शन है साहब, ये परमानेंट, टेम्परेरी थोड़ा ना, ये परमानेंट एक्शन है। और इसीलिए हमारे लिए बेटर कंस्ट्रक्शन क्या है? द सन राइजेस इन दी ईस्ट का प्रयोग हम करते हैं जी बच्चों। बात समझ आई क्या? हाँ जी, समझ आई बात। सो बेसिकली हम बात करते हैं यूजेस की, तो यूजेस आपको समझ आ रहा है ना, यूजेस क्या होता है? यूजेस से हमारा मतलब ये है कि हम किस तरीके के एक्शन को रिप्रेजेंट किसी एक पर्टिकुलर टेंस के अंदर करते हैं। समझ आई बात। सो बच्चों आज तो मैं इतनी ही बातें कर पाऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक है, इतने ही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आज डिस्कस कर पाएंगे। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को पसंद किया होगा, और जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठा सके, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों मिलता हूं मैं कल आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के साथ में, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। टेंस कंटिन्यू करेंगे, कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, रैंडम कॉन्सेप्ट भी आपसे डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा सुनो, मेरी से पहले जो है शेयर करना मत भूलना। और संडे का पता है ना आपको, एजुकेशन धमाका भूल मत जाना। संडे का 3 तारीख को, 3 मार्च को जो है सुबह 11 बजे आपका एजुकेशन धमाका आ रहा है, और उसको आप देखना बिल्कुल ना भूले बच्चों, ठीक है। सो शेयर करना ना भूले ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।